हेलो माय लवलीज़ पराठास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा आप लोग। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग की टक्कर कार से हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी वो कार का जो ड्राइवर था वो जल्दी से बाहर निकल के आता है और जब देखता है कि सामने एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी जल्दी वो विंग को अपनी कार में डाल करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है, जो कि वो एक स्ट्रेंजर कार वाला था। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद वो वहाँ से निकल गया था। जान को पूरे रात होश नहीं आया था। एक तो वो वैसे ही वहाँ से 2.25 घंटे में निकल गया था, फिर वो बारिश में भीगा था, उसके बाद उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, जिस वजह से उसे जो एक्सीडेंट हुआ था साथ में उसको फीवर भी आ गया था। उसकी नींद सीधे कल जा कर के दोपहर में खुलती है और जब वो नींद से जागता है तो वो अपने आप को पहले तो अपनी सराउंडेड हर चीज़ को वो नोटिस करता है, तो दिखता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर वो हर चीज़ को याद करना शुरू करता है और जब जैसे ही उसे याद आता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो फटाक से उठ के बैठ जाता है, जो कि उसके हाथ में अभी भी ग्लूकोज का बोतल का पानी जो चढ़ रहा था, उसके निडल्स उसके हाथ में लगे हुए थे। आउच! धीरे से उसके मुंह से आवाज़ निकलती है एंड देन फिर वो जल्दी से उस निडल्स को अपने हाथ से निकाल के फेंकता है और बाहर जाने लगता है। नर्स जो कि आ रही थी विंग का चेकअप करने के लिए, वो आने के साथ ही उसको बोलती है, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी आपकी तबीयत रिकवर नहीं हुई है, आप इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते, चलिए बेड पे चलिए। विंग कहता है, नहीं, मेरी माँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे माँ के पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसा बोल करके वो विंग जो था उस जो नर्स थी उसे साइड करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वहाँ से जल्दी जल्दी जब बाहर आता है तो देखता है कि वो उसी हॉस्पिटल में है जिस हॉस्पिटल में उसकी माँ एडमिट थी। वो जल्दी से उस डिपार्टमेंट में जाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल का अलग अलग डिपार्टमेंट था और जो कि विंग को नॉर्मली एक्सीडेंट हुआ था और उसे फीवर आया था तो अलग डिपार्टमेंट में रखा गया था। वो जल्दी जल्दी एलिवेटर में जा कर के और वो उस डिपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि जिस रूम में उसकी मॉम को रखा गया था, उस रूम में उसकी मॉम है ही नहीं वहाँ पे। वो पूरा रूम अच्छे से ढूंढ लेता है, उसे कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहे थे। उसके बाद जब वो बाहर आता है तो एक वार्ड बॉय जो कि जा रहा था, वो उसको पकड़ते हुए कहता है, मेरी माँ इस रूम में मेरी माँ थी, वो कहाँ गई। वो वार्ड बॉय कहता है, अच्छा ये पेशेंट की तो कल शाम को ही डेथ हो गई थी, हमने इसे मॉर्चरी में रखा है। इतना सुना था कि विंग अपनी ही जगह से कांप गया था। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कांप गया था। उसके सेंस ऑफ ह्यूमर ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बॉडी ऑर्गन्स हिलना डुलना भी बंद कर दिया था। तो वो ऑलरेडी बुखार से तप रहा था इतना ज़्यादा, क्योंकि वो भाग के आया था। फिर उतनी देर उसने बारिश में बैठ के बिताया और उसके बाद ये सभी चीज़ें, वो दीवार लग के खड़ा हो जाता है और सभी चीज़ें प्रोसेस करने का ट्राई कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने आप ही बड़बड़ाते हुए कहता है, माँ, नहीं नहीं, आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। नहीं माँ, नहीं। और इतना बोलने के साथ ही अपने बॉडी को वो प्रेशराइज करता है कि नहीं, तुम्हें अपनी मॉम को देखने जाना है। वो जल्दी से अपने आप को वहाँ से मैनेजेबल बनाते हुए भागता है मॉर्चरी की ओर। वो भी अदर दिशा में था। वो भागता रहा, बीच में आने वाली हर चीज़ से उसकी टक्कर हो रही थी। वो कितनी बार नर्स से, अदर्स पीपल से, यहाँ तक कि स्ट्रेचर से, हर चीज़ से टकराया था, बट फिर भी वो नहीं रुका। वो सीधे भागते भागते आता है और मॉर्चरी के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। उस पर जब नाम लिखा हुआ देखता है, उसकी अंदर की रूह तक कांप गई थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसकी जो माँ है अंदर, वो सच में अब इस दुनिया में नहीं रही और वो मर गई है।
वो अपनी कांपती हुई हाथों से उस डोर को ओपन करता है और धीरे से उस रूम में एंटर कर जाता है। एक सन्न सा साउंड, क्योंकि उस कमरे में एक एक इतना साइलेंस सा कि जब डोर ओपन हुआ था उस डोर की आवाज़ भी उसे बहुत ज़्यादा हैवी साउंड कर रही थी। एक ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पे। विंग जैसे तैसे करके धीरे धीरे अंदर जाता है। वहाँ पे बहुत सारी लाशें रखी हुई थी। वो एक एक करके सब लाशों जिस पे टैग लगे होते हैं वो हर टैग को पढ़ता जा रहा था और आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसको उसकी माँ का टैग वाला डेड बॉडी दिखा, वो वहाँ पे स्टिफ हो गया था। वो देखना नहीं चाहता, वो नहीं ये एक्सेप्ट करना चाहता कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वो फिर भी धीरे धीरे करके उस डेड बॉडी के करीब आता है और उसकी सर के सिरहाने जाके खड़ा हो जाता है। अपनी दोनों कांपती हुई हाथों से उस डेड बॉडी के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ था, ढका हुआ था, उस कपड़े को वो धीरे धीरे करके हटाना शुरू करता है। सच में वो मानना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने देखा वो पीछे की तरफ हो गया और वो दूसरे डेड बॉडी से जा टकराया, क्योंकि वो नहीं मानना चाहता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर सकता था। वो उस डेड बॉडी से टकराने के बाद सीधे फ्लोर पे धड़ाम से बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं स्वीकार करना चाहता कि अब उसकी माँ नहीं रही। वो रोना शुरू कर देता है, फक फक के रोना शुरू कर देता और बस बोलते जा रहा था, नहीं माँ नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा और टाइम रुक जाती आप प्लीज़ माँ। मुझे आप छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। मैं पैसों का इंतज़ाम कर चुका था माँ। आपको भी बहुत गिल्टी होता होगा ना इस ओमेगा बेटे को जन्म दे करके, जो आपके किसी काम नहीं आया माँ। प्लीज़ मैं माँ प्लीज़। फिर वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर उठ के अपनी माँ के दोनों शोल्डर्स को पकड़ते हुए से झुलाते हुए कहता है, माँ देखिए मैंने पैसे का इंतज़ाम कर लिया है, चलिए ना माँ चलिए ना, मैं आपका इलाज करवाऊँगा ना माँ प्लीज़। आप जानती थी ना माँ कि ये कैंसर ओनली फॉर सेकंड स्टेज में गया था, अभी भी थर्ड स्टेज में नहीं गया था ना वो माँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे छोड़ के क्यों जा सकती हैं आप? कैसे जा सकती हैं? मुझे नहीं रहना माँ, मुझे नहीं रहना, प्लीज़ उठिए ना। मेकअप देखिए ना माँ, मैंने बहुत सारे पैसे अर्न किए हैं। हाँ, आपका इलाज भी हो जाएगा और हम खुद ही रहेंगे। प्लीज़ माँ प्लीज़, चलते हैं ना यहाँ पे, चलते हैं ना प्लीज़ माँ, प्लीज़ ना, चलिए ना माँ। मैं नहीं रह सकता ऐसे, मैं नहीं रह सकता मैं नहीं रह सकता ऐसे माँ, प्लीज़ चलिए ना माँ। आपको पता है मैं ना, हाँ आपने कहा था ना मैं पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा पियानिस्ट बनूंगा माँ, और मैं पूरी दुनिया में आपके लिखे हुए गाने गाऊंगा, मुझे सभी लोग जानेंगे माँ। प्लीज़ उठिए ना माँ, प्लीज़ माँ उठिए ना। ऐसे बोल करके वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। यार मेरा भी दिल भर गया है। और वो रोए जा रहा था, लगातार रोए जा रहा था। 2 घंटे से भी ऊपर बीत गए थे और वो पागलों की तरह अपनी माँ को बस ऐसे हिलाया जा रहा था। तभी वहाँ पे एक कंपाउंडर आकर के कहता है, आपको ये डेड बॉडी ले जानी होगी सर, क्योंकि जब तक फैमिली वाले नहीं आते हैं तब तक हम रख सकते हैं। अब आप आ गए हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं रेस्क्यू करके। विंग जो कि उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, वो उसका दिमाग सब काम करना बंद कर चुका था। वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी नीहज़ेंग उसके पास आता और कहता है, बी ब्रदर। जैसे ही उसके कानों में नीहज़ेंग की आवाज़ जाती है वो उस तरफ मुड़ता और कहता है, देखो ना नीहज़ेंग, मेरी माँ ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? कल तक सब ठीक था ना? मैंने कल माँ से बात किया था, मैंने कल शाम को भी माँ से बात किया था, बट अभी देखो ना वो कुछ नहीं बोल रही है। नीहज़ेंग वो कैसे चुप हो सकती है? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ रहेंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे, फिर वो कैसे छोड़ के जा सकती है?
और वो ऐसे बोल करके अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पे रख के घुटनों पे बैठ के फफक फफक के रोना शुरू कर देता है। न्यू हिसंग उसके पास आता है, उसे गले लगाते हुए उसे सोब करने लगता और कहता है, बी ब्रदर प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ बी ब्रदर शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। आपकी माँ जहाँ भी गई हैं वहाँ वहाँ से आपके लिए हमेशा वो ब्लेसिंग्स भेजेंगी। मैं जानता हूँ आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी ना। प्लीज़ बी ब्रदर उठ जाइए। इतना बोल करके वो विंग को उठा करके बाहर जो रहते हैं ना कॉरिडोर में कुर्सी लगा हुआ, वहाँ पे ला करके उसे वो बैठा देता है। उसके बाद फिर वो अंदर जाके सभी प्रोसीजर को वो पूरा करके उस डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाल करके उसे बाहर लाया जाता है, जो कि चाइना में कब्रों को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। तो पूरे विधि विधान के साथ उसकी मॉम की जो डेड बॉडी थी उन्हें दफना दिया गया था। दफनाने के बाद विंग अभी भी काले लिबास में वहीं पे बेसुध होकर बैठा था। सभी लोग आ रहे थे, फ्लावर रख के जा रहे थे और 2 मिनट का मौन रख करके वहाँ से सब लोग जा रहे थे, लेकिन विंग कंटिन्यूअसली वो रोए जा रहा था। इतना रो रहा था कि वो रोते रोते इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके सामने का विज़न ब्लर हो रहा था। उसके सामने अभी बहुत सारी चीज़ें एक एक करके फ्लैश आउट हो रही थी। उसने अपनी माँ के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, बट उसकी माँ ही नहीं रही तो वो जीना नहीं चाहता था और वो विज़न ब्लर हो रहा था। उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। न्यू हुसैन जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था कि विंग अचानक से बेहोश क्यों हो गया, वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बहुत हिलाता है, बहुत आवाज़ लगाता है, पर विंग सुने तब ना, वो तो अनकॉन्शियस हो चुका था। फिर वहाँ पे जो लोग थे वो जल्दी जल्दी करके पकड़ के विंग को कार में डालते हैं और न्यू हुसैन उसे हॉस्पिटल लेकर के आता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, वो अभी भी अंदर वार्ड में पीसफुली सो रहा था। डॉक्टर बाहर आकर के न्यू हुसैन से कहते हैं, सर अंदर जो सर हैं उन्होंने शायद 2-3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है और उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं। और हाँ, उनके बॉडी पे बहुत सारे बाइट्स मार्क भी मिले हैं। और एक और बात, वो एक अब मार्क ओमेगा है। ये सुन कर के तो न्यू हुसैन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो अपनी जगह पे जो खड़ा फ्रिजाइल था वो बस कुछ कदम होकर के वहीं जम गया और वो अपनी कांपती हुई वॉइस में कहता है, वी ब्रदर, मार्क ओमेगा, मार्क ओमेगा कैसे हो सकते हैं? उनका तो कोई अल्फा है ही नहीं। ये कब 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 हुआ और कैसे? नहीं नहीं नहीं। वो दोबारा से उस डॉक्टर से कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, आप ठीक से चेक किए ना? वो मार्क ओमेगा कैसे हो सकते हैं? उनका कोई अल्फा नहीं है। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? सच सच बताइए मुझे, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं मानता। और इतना बोल करके न्यू हुसैन अंदर से भाग के जाता है और जो विंग सोया हुआ था जल्दी से उसके शर्ट्स को वो खोलने शुरू कर देता है। डॉक्टर मना भी करता है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक मार्क ओमेगा है और आपका कोई अधिकार नहीं है। न्यू हुसैन इस समय सुनने समझने की हालत में नहीं था। वो जल्दी जल्दी जब शर्ट को खोल कर 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो देखता है कि विंग की पूरी बॉडी पे बाइट मार्क बना हुआ था, पूरा हिकीज बना हुआ था। इवन सच सच कहा था उस डॉक्टर ने, जो वांगजी ने उसे बाइट किया था, उसके नेक पे वो बाइट मार्क विजिबल हो रही थी, जो कि उस अब वो सच में एक मार्क ओमेगा है और अभी तक उसके ऊपर से कोई डिज़ाइन अपीयर हुआ नहीं है कि वो किस तरह का डिज़ाइन बनेगा। लेकिन जिस तरह से वांगजी ने उसे बाइट किया था वो वहाँ पे साफ साफ देखी जा सकती है। वो वापस से अपनी ही जगह पे 2 कदम पीछे चला जाता है और एकदम शौक के साथ पे देख रहा होता है। पास में खड़ा कंपाउंडर वापस से जल्दी जल्दी उसके शर्ट्स को बटन को लगा करके उसके ऊपर कंबल डाल देता है। डॉक्टर उसकी ओर मुड़ते हुए कहते हैं, सर आप समझ गए ना, ये मार्क ओमेगा है तो हमें इसकी अल्फ़ा की ज़रूरत होगी। इसकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है, शायद से ये अपने आप को हॉट भी कर सकते हैं और हमें 24 घंटे इस पर नज़र रखना होगा। और आगे का मुझे नहीं पता, अब तो गॉड ही जाने। इतना बोल करके वो कंपाउंडर और वो जो डॉक्टर था वो वहाँ से निकल जाता है। न्यू हुसैन अभी भी हर चीज़ प्रोसेस करने में लगा हुआ था। ये कब हुआ? विंग का कोई अल्फ़ा नहीं है। वो ओनली फॉर अभी इतना एजेड नहीं हुआ है कि वो अपने लिए अल्फ़ा ढूंढे। हाँ,
सभी लोग बोलते हैं कि एक पार्टनर होना चाहिए, लाइफ पार्टनर, लेकिन वो अपनी माँ की प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी एडुकेशन को प्रॉब्लम को लेकर के वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है अपने रियल लाइफ में कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो एक अल्फ़ा को चुने और उसके साथ वो डेट भी करे। फिर ये कब हुआ? वो हजम नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने भाई को कॉल लगाता है। लगभग 20 से 25 मिनट बाद उसका भाई भी वहाँ आ जाता है और आने के साथ न्यू हिजांग वापस से उस सर्च के बटन को खोल करके और न्यू मिंजू को दिखाता है। ये देखने के बाद तो न्यू मिंजू बिल्कुल शॉक हो गए थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब आखिर क्या है। न्यू हिजांग विंग का बचपन से दोस्त था और न्यू मिंजू भी विंग को एक भाई के जैसे ही मानते थे बचपन से ही। बट अभी दोनों के दोनों शौक थे कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। किसी को कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अब जो कि एक पूरा दिन बीत चुका था, जैसे ही वांग जी के पास से विंग को हटाया गया था, वांग जी जो कि अभी भी टर्न ऑन था और अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बेड पर ही खुद के साथ ही वो ऐसे ही टॉस एंड टर्न करते हुए अपने आप को सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद जब वो रिलीज होता है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, दहाड़ रहा था और ये आवाज़ बाहर वेंचिंग और शिचेन दोनों के कानों में जा रही थी। जब वो उस पूरे 3 घंटे के रट के बाद वो जब शांत होकर निढाल पड़ा हुआ था, तब वेंचिंग आकर के जो भी दवाई के डोज डॉक्टर को देना था वो सभी चीज़ें, क्योंकि वो एक हीलर डॉक्टर थी तो उसे पता था कि कैसे दिया जाता है, वो सभी चीज़ें वांग जी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है ताकि ये कम से कम पीसफुली सो जाए और अब दोबारा से इसकी रट ट्रिगर ना हो। वांग जी जो कि पूरा निढाल होकर सो चुका था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई है या नहीं है, वो वैसे ही था जैसे वेंचिंग ने उसके ऊपर चादर डाल के गया था। वो अभी भी पूरा का पूरा नेकेड था लेकिन कवर्ड था। उसके बाद वेंचिंग और शिचेन बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शिचेन वेंचिंग से पूछते हैं कि विंग कहाँ है। तो शिचेन की बात सुनकर के वेंचिंग घबरा गई थी और वो अपने हाथ को ऐसे मसल रही थी। वापस से शिचेन कहते हैं, मैंने पूछा कि विंग कहाँ है वेंचिंग। तो वेंचिंग कहती है वो चला गया। शिचेन कहता है, ऐसे कैसे चला गया? तुम जानती हो ना अभी उसकी क्या हालत होगी, वो कैसे जा सकता है? तुम ऐसे लापरवाह कैसे हो सकती है वेंचिंग? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम जानती हो ना, कल जब वांग जी पूछेगा हम लोगों से तो हम क्या जवाब देंगे? तुम क्या बताओगे उसे? वेंचिंग कहती है, जब कल होगा तब देखा जाएगा, अभी कुछ भी नहीं, चलो हम सो जाते हैं। शिचेन कहता है, सो जाते हैं? क्या मजाक चल रहा है? सो जाते हैं? मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मैंने कुछ पूछा है वेंचिंग, मुझे बताओगी कि विंग कहाँ है? वेंचिंग अपने जो कि उसे प्रेशराइज कर रहा था शिचेन, वो अपनी आंखों को बंद करके एकदम खोलते हुए सीधे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, वो चला गया जस्ट बिकॉज उसकी माँ मर गई है। वो गया, मैंने उसे बाहर तक लेकर मैं उसको छोड़ के आई हूँ। वो चला गया, सुना तुमने? वो चला गया। शिचेन जब ये सुनता है वो भी अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो लेता है और वो एकदम शॉक होके अपनी आंखों को फाड़े हाँ करके वो वेंचिंग को देख रहा था। कहता है, क्या क्या कहा तुमने? उसकी माँ मर गई? कैसे मर गई? तो वेंचिंग कहती है, उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी की वजह से उसकी बेटे को कोई भी प्रॉब्लम हो और इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा पैसा इकट्ठा करने में, वो नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जो कि वो इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया, ये एक रात में इतने सारे लोगों की लाइफ ऐसे तहस नहस कैसे हो सकती है। वो कहता है, अभी वो कहाँ है? तो वेंचिंग कहती है, मेरे पास जो उसका नंबर था वो नंबर भी नहीं लग रहा है शिचेन, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, पर मुझे इतना पता है कि वो उसकी मॉम जिस हॉस्पिटल में है हम वहाँ जाके उसे ढूंढ सकते हैं। तो शिचेन कहता है, हाँ ठीक है, फिर हम अभी चलते हैं। तो शिचेन की बात सुनने के बाद वेंचिंग कहती है, हम अभी कैसे जा सकते हैं? यहाँ घर में वांग जी भी बीमार है, तुम जानते हो ना, वो अपनी रट से गुजर रहा है, हम उसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं शिचेन, प्लीज़। फिर वो उसके पास आती है और उसके गालों पर, और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, शिचेन और वेंचिंग दोनों एक दूसरे से इंगेज्ड है, पर अभी उन दोनों ने शादी नहीं किया है। अब बाद में करेंगे और वो बाद में बताऊँगी, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो फिर उसके गालों को केयर्स करते हुए कहती है, सीजन प्लीज़ काम डाउन ना, मैं वांगजी के लिए बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ उसकी खुशियों को, पर अभी हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी हमारे लिए वांगजी है, ना कि वो। हम कल चलेंगे ना हॉस्पिटल, प्लीज़। इतना बोल करके वो सिचेन को ले जा करके उसके बेडरूम में और उसे बैठा करके उसे बेड पर लिटा देती है। अब सिचेन जो कि बुद्ध बन गया था, क्योंकि अब उसे भी गिल्ट फील हो रहा था। उसने अनजाने में एक 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 ऐसी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब उसका कोई अता पता नहीं है, उसे भी गिल्ट फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो ऐसे ही लेटा हुआ था। वैचिंग उसके सूज को उतारती है, उसके ऊपर कंबल टक करती है, फिर देन अपने जो वो डॉक्टर वाला ओवरकोट पहना हुआ था उसे उतार करके साइड करती है। अपने सूज को उतारने के बाद वो भी वेंचिंग के बगल में जाके बैठ जाती है। फिर वेंचिंग सिचेन के सर को अपने गोद में लेते हुए उसके बालों को ऐसे केयर्स कर रही होती है और कहती है, प्लीज़ सिचेन, प्लीज़ सो जाओ, जो भी होगा हम कल देखेंगे, मैं तुम्हारा और वांगजी दोनों का ध्यान रखूँगी, प्लीज़ सो जाओ। ऐसा बोल करके वो उसको ऐसे केयर्स कर रही होती है और उसको थपकी देके सुला रही होती है। सिचेन जो कि एकदम शॉक स्टेज में चला गया था, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। एक तो उसका भाई, इतना रेयर ब्लड है उसका कि जब भी वो चेंज होता है उसकी रेड ट्रिगर हो जाती है और वो एक जानवर बन जाता है। पता नहीं कल क्या होगा उसके साथ। और वहीं दूसरी तरफ वो ओमेगा, वो उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। ऊपर से उसकी मॉम का डेथ, ये सभी चीज़ें एकदम शॉकिंग थी। वो हर चीज़ को वैसे ही सोचते सोचते सो जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।